हेलो दोस्तों, प्रतिमा जी सेकेंडरी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिशुनाग वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के सेनापति थे। इन्होंने शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन बैठे और इन्होंने फिर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब शिशुनाग वंश की स्थापना करने के बाद में शिशुनाग ने मगध के विस्तार में अपना योगदान दिया। मगध, वैशाली, कौशल ये सब जीता जा चुका था। यहाँ पे अवंती था। शिशुनाग ने क्या किया कि अवंती को भी अब मगध में मिला लिया, यानी अब मगध की सीमा बढ़ करके इतना हो गया, यानी मगध की सीमा अब और बड़ा हो गया। तो शिशुनाग के दो ही कार्य थे महत्वपूर्ण। एक तो उन्होंने अवंती को अपने राज्य में मिला लिया, यानी मगध में मिला लिया, शिशुनाग वंश की स्थापना किया और राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर लिया। तो शिशुनाग का इतना ही योगदान रहा है। अब उनके पुत्र कालाशोक शासक बने। कालाशोक यानी इन्हें काकवर्ण भी कहा जाता है। काकवर्ण। इन्होंने फिर अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया, यानी कालाशोक ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया, एक तो राजधानी परिवर्तित करके पाटलिपुत्र कर लिया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति करवाया था कालाशोक ने। इसी के लिए जाने जाते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति के लिए जाने जाते हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनको छुरा मार करके इनकी हत्या कर दिया था। अब बाद में नंद वंश की स्थापना हुआ। शिशुनाग वंश में दो शासक शिशुनाग और काकवर्ण यानी कालाशोक महत्वपूर्ण थे, और कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया। यही दो महत्वपूर्ण कार्य शिशुनाग वंश के हैं। नंबर 1 अवंती को मिलाया, और नंबर 2 जो है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के माध्यम से किया गया। अब नंद वंश की स्थापना किसने किया? महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की, और नंदिन को मारकर महापद्म नंद ने इस वंश पे कब्जा कर लिया। अब कई जगह आपको मिलेगा कि नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया है, क्योंकि इनके आगे भी नंद लिखा हुआ है। महापद्म नंद, अब यहाँ पे भी नंद लास्ट में लिखा हुआ है, तो इससे लोगों को लगता है कि महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना किया, जबकि ऐसा नहीं है। नंद वंश की स्थापना महानंदिन ने किया, और महानंदिन और महानंद दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो महानंदिन ने नंदवंश की स्थापना किया, और महापद्म नंद ने महानंदिन को मार करके फिर इस पे नंदवंश पे कब्जा कर लिया। और फिर महापद्म नंद ने जो काम किया कि कलिंग विजय किया, कलिंग विजय, और कलिंग विजय का
जो साक्ष्य है, महापद्म नंद के जो कलिंग विजय हुआ, कलिंग विजय में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि महापद्म नंद ने कलिंग विजय प्राप्त किया था। कलिंग विजय प्राप्त किया था और यहाँ से जिनसेन की जैन मूर्ति उठा लाया था। जिनसेन की जैन मूर्ति उठा लाया था। इसे एक छत्र या एक राट कहा जाता था। महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम कहा जाता है। द्वितीय परशुराम क्योंकि इन्होंने कई शासकों का वध कर दिया था। अब इन्होंने युद्ध में किया होगा, ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन जो उपाधि है, उपाधि याद करना आवश्यक हो जाता है। जिनसेन की जैन मूर्ति उठा लाए थे। इसके बाद में घनानंद शासक हुए और यहीं से इतिहास में एक नया मोड़ आ जाता है। महापद्म नंद की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र घनानंद शासक हुए। घनानंद जैन संप्रदाय को मानता था, जैन धर्म को वो मानता था। और कहा जाता है कि घनानंद सिकंदर का समकालीन था। कई बार प्रश्न आता है कि सिकंदर का समकालीन कौन शासक था, तो घनानंद थे। घनानंद अपने यहाँ पे ब्राह्मणों के साथ बहुत अत्याचार करता था। एक बार चाणक्य इनके दरबार में प्रस्तुत हुए और किसी कार्य के लिए उन्होंने इन्हें रोका था। तो कहा जाता है कि घनानंद ने पैरों से चाणक्य को हटा दिया था, या कहा जाता है कि लात मार दिया था और कहा मेरे दरबार से निकल जाओ। वही चाणक्य जिसे कौटिल्य कहा जाता है, वही चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त कहा जाता है, वही चाणक्य जो तक्षशिला के आचार्य थे, जब उनको इन्होंने पैरों से मारा तो उन्होंने अपने बाल खोल दिए। फिलहाल बाल तो ज़्यादा नहीं रखते थे, चोटी रखते थे, लेकिन चोटी को उन्होंने खोल दिया और वहीं पे इनसे शपथ लिया। वहीं पे उन्होंने कहा मैं भगवान को साक्षी मान के शपथ लेता हूँ कि घनानंद तुम्हारा साम्राज्य में नष्ट कर दूंगा, और जब तक तुम्हारा साम्राज्य नष्ट नहीं कर दूंगा अपनी चोटी को दोबारा नहीं बांधूंगा। तो इन्हीं घनानंद को जो सिकंदर के समकालीन थे, सिकंदर के समकालीन थे, हटा करके घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य, एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से घनानंद को हटा करके मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। अब जब मैं मौर्य वंश बताऊंगा तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा कि घनानंद की कहानी क्या रही है और यहाँ से मौर्यों चलेगा। इसके बीच में कुछ विदेशी आक्रमणकारी रहे हैं, तो 2-4 पॉइंट उसमें है, उसे मैं आपको बता देता हूँ। ईरानी या हखमनी आक्रमण। देखिए, सबसे पहले जो विदेशी आए वो थे ईरानी। इनको हखमनी भी बोला जाता है। इन्हीं का आक्रमण सबसे पहले भारत पर हुआ
और साइरस द्वितीय, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। साइरस द्वितीय, इन्होंने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया, पहले व्यक्ति थे साइरस द्वितीय हखामनी, यानी ईरानी हखामनी जो है आक्रमणकारी साइरस द्वितीय थे जो भारत पर पहली बार आक्रमण किए थे। उसके बाद में डेरियस प्रथम आए, जिन्हें दारा प्रथम भी कहा जाता है। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर भारत को अपने 20वें प्रांत के रूप में शामिल किया। तो देखिए, आक्रमण तो पहली बार साइरस द्वितीय ने किया, लेकिन भारतीय प्रांत को जीता किसने? डेरियस प्रथम ने। तो यहाँ पे जब भी प्रश्न बनेगा अपने 20वें प्रांत के रूप में किसने शामिल किया पश्चिमोत्तर भारत को? तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने, लेकिन आक्रमण किया था साइरस द्वितीय ने। तो यहाँ पे ध्यान रहे, सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर नामी सिकंदर है, ये यूनान के थे और कहा जाता है कि इन्होंने विश्व जीतने का जो सपना देखा था, अब ये सपना क्या, कुएं का मेढक समझिए, कूप मंडूक, इनको लगा कि ये यहाँ से चलेंगे और इतना ही बड़ा विश्व है, इनको लगा था। तो यहाँ पे जितना इनको लगा उतना ही जीतते चले गए। जब भारत पहुँचे सिंधु नदी के तट पर, तो उसके बाद में यहाँ पे एक शासक था नंद वंश का। अब घनानंद कायर था, ये यहाँ के लोग जानते थे, इन्हें थोड़े पता था। लेकिन यहाँ से जीतते हुए आए और आते हैं सिंधु नदी के पास एक छोटा सा राज्य से टकराते हैं। तो भारत पे आक्रमण सिकंदर ने किया था 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर ने आक्रमण किया। ये मकदूनिया प्रांत के निवासी थे और भारत में नंद वंश में घनानंद शासन कर रहे थे। अब घनानंद कायर थे वो अलग बात है, लेकिन उसके पहले महापद्मनंद ने नंद वंश की साख को काफ़ी बढ़ा दिया था। तो लोग दहशत में विश्व में रहते थे, लेकिन छवि इनकी जाती थी, शासक तो कायर था। लेकिन जब 19 महीने भारत में सिकंदर ने बिताए झेलम के पास, झेलम जो उस समय बितस्ता कहलाता था, बितस्ता, वहाँ पे पोरस नामक एक राजा शासन करता था। पोरस ये शासन कर रहे थे। छोटा सा राज्य था, मतलब नंदवंश से के राज्य तो बहुत ही छोटा, पिद्दी भर का राज्य था। इतना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना भर का रहा होगा, इतना भी नहीं, इतना रहा होगा। अब इतने बड़े राज्य का राजा जब सिकंदर आ रहा है, विश्व विजेता, और इन्होंने कम से कम 4 से 7 दिन तक, यानी कहा था 1 सप्ताह तक सिकंदर से युद्ध किया और हार नहीं माना। अंत में सिकंदर ने धोखे से कुछ इनके सैनिकों को मिला लिया अपने पक्ष में, और कुछ धोखा और किया बैल वैल आगे करके, तब जाकर के पोरस से जीत पाए। जीतने के बाद जब सिकंदर के सैनिकों को लगा कि जब छोटे से राज्य से भारत के हम ये हाल हमारी कर दिए हैं, तो हम नंद वंश के शासक जिसके पास 6 लाख की सेना है, हम उससे कैसे लड़ेंगे। अब पोरस सामने बंदी बना के लाया जाता है। अब सिकंदर तो देख रहा था कि ये ऐसा शासक है,
इतने छोटा सा प्रांत है, मात्र कुछ सैनिकों के साथ हमें 1 सप्ताह तक रोक के रखा और हमारी हालत ख़राब कर दिया। तो इसकी वीरता से काफ़ी प्रभावित हुआ। पोरस के वीरता से काफ़ी प्रभावित हुआ और पूछा कि बताइए राजन, राजन शब्द का इस्तेमाल किया, बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इतनी छोटी सी सेना लेकर के आपने हमें 1 सप्ताह तक मेरे मार्ग को अवरुद्ध रखा है। तो पोरस फिर भी कितने निडर हैं। देखिए क्या कहते हैं कि एक राजा दूसरे राजा की जिस भांति से सेवा करता हो और सम्मान करता हो, उस तरह से आपको हमारे सम्मान करना चाहिए। सिकंदर इनके बंदी होने के बावजूद आंखों में निडरता को देख करके और प्रभावित हुआ और इन्होंने इनके राज्य को वापस कर दिया और कहा कि मैं एक वीर राजा को उसके राज्य को वापस कर रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि एक मित्र की भांति हमारा सहयोग करेंगे। तो पोरस ने भी वचन दिया कि हम आपका सहयोग करेंगे। इतने में जब सिकंदर के कैंप में यह जानकारी फैला कि जो पोरस राजा है और राजा के सामने निडर था, तो सब डर गए कि जिस भारत को जीतने की कल्पना लेकर के हम आए हैं, अभी साबित एक नदी मैंने पार किया था और एक छोटे से राजा ने मेरा ये हाल कर दिया। तो घना वहाँ पे तो नंद वंश का शासक है, इतने बड़े राज्य का मैं कैसे सामना करूँगा। सैनिकों में फूट पड़ गई और लोग वापस भागने लगे। तभी सिकंदर ने सबको जाने की वापसी का ऐलान कर दिया और सिंधु नदी के इस पार का क्षेत्र पोरस को दे दिया और सिंधु नदी के पार का क्षेत्र जिधर बेबीलोन जाते समय सिकंदर ने अपने सेना को 2 भागों में कर दिया। नियारकस के नेतृत्व में जलबेड़ा को भेजा और स्वयं अपने नेतृत्व में स्थल मार्ग से सैनिकों को लेकर वापसी करने लगा। बेबीलोन में पहुंच करके जब बेबीलोन पहुंचा था तो वहीं पे कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि सिकंदर इतना घायल हो चुके थे कि वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई 323 ईस्वी पूर्व में। 323 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। मौर्य वंश मौर्य साम्राज्य की छवि आती है। जो साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसका क्षेत्रफल वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ ईरान, कुछ तजाकिस्तान, यानी वर्तमान में जो इतने बड़े भाग को आप देख रहे हैं, ये सब मौर्य साम्राज्य के अंग हुआ करते थे। यानी हिमालय के एक छोर से लेकर के हिंदू कुश के छोर से काबुल, कांधार, तेहरान होते हुए और फिर भारत के दक्षिण भारत के कुछ भाग को छोड़ करके इतने बड़े साम्राज्य का वारिस था अशोक। और कलिंग को छोड़ दिया जाए तो इसको विस्तारित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी इनके जो पुत्र थे बिंदुसार, इन्होंने कोई प्रांत जीता तो नहीं, लेकिन कहा जाता है कि यदि पिता के बनाए हुए विरासत को बचा ले दिया जाए, उसमें कुछ त्रुटि ना होने पाए और अपने पुत्र को सौंप दिया जाए, तो वो भी एक उपलब्धि से कम नहीं होता। बिंदुसार ने वही किया, अपने पिता से प्राप्त किए हुए विरासत को अपने पुत्र को सौंप दिया। यानी कि ना तो कुछ बढ़ाया तो ना तो कुछ घटाया,
अगर कुछ बढ़ा नहीं तो कुछ घटा भी नहीं, और अशोक ने केवल कलिंग को जीता और इतने बड़े साम्राज्य का वारिस बन बैठा। इतने बड़े भाग का वारिस था, यानी कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ ईरान और कुछ तजाकिस्तान, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अब ये जो मौर्य साम्राज्य बना तो बना कैसे? मैंने जैसा कि बताया कि जब कौटिल्य यानी चाणक्य घनानंद के दरबार में गए तो उनको कुछ कार्य करने के मना किया। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करने के लिए मना किया। घनानंद ने अपने पैरों से उनको धक्का मारते हुए कहा था कि छाती पे उन्होंने अपना पैर रखा था। तो कौटिल्य ने कहा था, वहीं पे अपनी चोटी को उन्होंने गुस्से में खोला था और कहा था, घनानंद, हम तुम्हारे इस साम्राज्य को नष्ट कर देंगे, और जिस तरह तुमने हमारे छाती पे अपने पैर को रखा है, तुम्हारे छाती पे हम पैर रख करके साम्राज्य पे कब्जा करेंगे। और इतना बोल करके वो वापस आ गए। चिंतन करते हुए, मनन करते हुए और दुखी मन से एक खोज में वो निकल पड़े। एक साम्राज्य बनाने के खोज में, एक राजा बनाने के खोज में वो निकल पड़े। कहा जाता है कि चलते हुए एक जंगल में राज्य क्रीड़ा खेल खेलते हुए चंद्रगुप्त को इन्होंने देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजा बने हुए थे उस खेल में, और बच्चे कुछ सेनापति थे और कुछ चोर और अपराधी थे। ये सारे खेल एक पेड़ के आड़ में छुप करके कौटिल्य देख रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मतलब जो वो बच्चा राजा बना हुआ था उस खेल में, उसके समक्ष जब चोर को लाया गया तो पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा कि इन्होंने कौन सा अपराध किया है। एक छोटा सा बच्चा जब पूछ रहा था कि कौन सा अपराध किया है, तो अन्य बच्चों ने, उसमें जो चोर बना हुआ था उसके समक्ष जो सिपाही थे, उन्होंने कहा, महाराज, इस बच्चे ने चोरी की है। तो उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कि इन्होंने जिस हाथ से चोरी किया है उस हाथ को काट लिया जाए। अब बच्चों को लगा अपराध, ये खेल है, खेल की तरह मजाक में हो रहा होगा। तो एक डुप्लीकेट नकली हंसिया समझते हैं, हंसिया जो लोहे का होता है, उससे उसको हाथ काटने के लिए दौड़े। लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा, नकली में नहीं, चोरी चोरी होता है, वो खेल हो या राज्य हो, हाथ काट लिया जाए। अब लड़के डर के भागने लगे। उतने में चंद्रगुप्त मौर्य से कौटिल्य आकर के मिलते हैं और उन्होंने पूछा कि आपके माता पिता कौन हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को अपने माता पिता के बारे में नहीं पता था। वो एक चरवाहे के यहाँ रहते थे और उनके यहाँ के जो जानवर थे उनको जंगल ले जा कर के चराया करते थे। जब उस चरवाहे से जा कर के चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं, चाणक्य मिलते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को मांगते हैं। तो वो चरवाहा कहता है, महाराज, हमने 1000 टंका पे 1000 कारसापण में इस बच्चे को खरीदा है, आपको दे देंगे तो हमारा भरपाई कौन करेगा। तो कुछ किताबों में तो मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 10,000 कारसापण दे दिया था, और कुछ जगह लिखा है कि 1000 कारसापण दे दिया था। लेकिन जो भी रहा हो, चंद्रगुप्त मौर्य को उस चरवाहे से चाणक्य खरीद लाते हैं। और तक्षशिला, जो 16 महाजनपद गांधार की राजधानी हुआ करती थी, तक्षशिला इस समय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हो गया था। उस विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे कौटिल्य। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ले जा करके वहीं पे रखा। कुछ किंवदंतियां ऐसी मिलती हैं, कुछ किताबों में ये भी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक मित्र भी था। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि हमारे सिवा इसका कोई नहीं है, तो महाराज इसे भी साथ ले चलिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनके मित्र को भी साथ में ले लिए, और जब दोनों साथ में गए,
अभी चंद्रगुप्त मौर्य को यह नहीं पता है कि हमें जिसने खरीदा है हमारा क्या करेगा, और जब ये जानकारी उसको होती है कि हमारा क्या होने वाला है, तब तक की स्थितियां बहुत बदल चुकी होती हैं। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उसके मित्र के प्रति प्रेम देख करके चाणक्य भयभीत रहता था, क्योंकि चाणक्य को एक निष्ठुर, एक निर्दयी शासक की आवश्यकता थी कि जो देश के हित में सोचे लेकिन घनानंद को पराजित कर सके। घनानंद कोई छोटा नाम नहीं था। घनानंद एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था जिसके पास ताकतवर सेना थी। चाणक्य के पास में सिवाय शस्त्र के, सिवाय शास्त्र के और कुछ नहीं था। उनके पास शस्त्र की विद्या थी और शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन राजा बन सकें उनमें यह क्षमता शायद नहीं थी। यदि स्वयं राजा बन सकते तो किसी राजा को के लिए तलाश ना करते। यह भी माना जाता है कि पहले शास्त्रों में कहा गया था कि ब्राह्मण पूजते सर्वते ब्राह्मण पूजते सर्वते क्षत्रिय कर्तराजता 18 वर्षे यत वजते राजा रजनते राजता। इसका तात्पर्य हुआ कि क्षत्रिय ही राज करेगा। ब्राह्मण चाहे 100 वर्षों का हो जाए, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, वो क्षत्रिय से ऊपर होता है। उसका काम है अध्ययन और अध्यापन करना, राज्य करना उसका काम नहीं था। इसलिए किसी एक की तलाश उनको थी। शायद उनके उम्र के अनुभव के हिसाब से एक यंग राजा की आवश्यकता थी। अब उस दोस्त के प्रेम को देख करके एक रात के समय चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्त को बुलाते हैं चाणक्य और कहते हैं कि राजा बनोगे? तो कौन कहेगा कि मैं नहीं बनूंगा। उस बच्चे ने कहा कि हाँ मैं राजा बनूंगा। तो कहे जाओ, और दोनों को एक एक जंजीर रात को ही सोने से पहले ही पहना दिए थे, जो लर होती है सोने की, दोनों को पहना दिए थे और बोले कि जाओ चंद्रगुप्त के गले से बिना खोले बिना तोड़े उस लर को निकाल लाओ, और तलवार दे दिया। वो लड़का गया तो, लेकिन उस दोस्ती को याद किया कि हम जंगल में अकेले हो जाते यदि हमें साथ में नहीं लाता, और ये वापस आ गया और कहा कि महाराज हमसे नहीं होगा। यही कार्य दूसरी रात को चंद्रगुप्त मौर्य से कहा गया कि राजा बनोगे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहा कि जो तुम्हारे दोस्त के गले में जंजीर पड़ी हुई है, बिना तोड़े और बिना काटे उसे ले आओ। तलवार दे दिया। अब वो तलवार से ले जाकर के चंद्रगुप्त बिना सोचे उसके सर को अलम कर दिए और जंजीर ला करके चाणक्य के हाथ में दे दिए। चाणक्य का एक ही तीर से 2 निशाना सध गया। पहला तो जो कमजोरी था उसका दोस्त, वो समाप्त हो गया, और दूसरा उसके प्रतिभा का सही आकलन कर पाए हैं, इसकी परीक्षा भी हो गई। अब तक्षशिला में इनके कठिन परिश्रम शुरू हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का। तक्षशिला में इनको एक समय में शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, तो दूसरे समय में शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। तलवारबाजी, धनुषबाजी, युद्ध विद्या, जितने प्रकार की विद्या होते हैं, और जितना सक्षम थे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य को हर तरह से सक्षम बना दिए। अब चंद्रगुप्त मौर्य जब सक्षम बन गए तो इनकी एक परीक्षा तो बनती ही थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि तुम घनानंद को जीतोगे कैसे? तो कहा जाता है कि जवानी के जोश में इंसान कुछ भी बोल जाता है, और वही कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया। वो डायरेक्ट जाकर के घनानंद के ऊपर आक्रमण कर दिए। जब चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से कि किस तरह से विजय प्राप्त करोगे, तो इन्होंने क्या किया कि घनानंद पर आक्रमण डायरेक्ट कर दिया, और किसी तरह से जान बचा करके ये दोनों लोग भागे। अब आपके पास सेना नहीं है, आपके पास केवल 2 लोग मात्र हो, और कुछ चुने हुए गांव के ग्रामीण हैं। उनके बल पे 6 लाख की सेना के साम्राज्य को जीतना आसान तो नहीं था। अब
जब सैनिक खरीदते इनका पीछा करते हैं तो भाग करके जाना जाता है कि एक कुटिया में, एक झोपड़ी में जाके छुप जाते हैं। अब यहाँ तक की कहानी तो ऐतिहासिकता को बताती है, लेकिन इसके आगे जो होगी, एक बूढ़ी औरत के जहाँ पे जाके छुपते हैं वहाँ के किंवदंती लगता है, मिथक लगता है, लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकारों का मानना है तो सीख भी लगता है। जिसके घर में जाके छुपे वहाँ एक बूढ़ी औरत थी, एक बच्चे को रोटी बना के दी और बच्चे ने रोटी को बीच से खाने की कोशिश किया और जल गया। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम भी चाणक्य और चंद्रगुप्त के जैसे मूर्ख हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि गर्म हो और बड़ा साम्राज्य हो तो रोटी किनारे से खानी चाहिए? जो गलती उसने किया है बीच में आक्रमण करके, वही गलती तुम रोटी करके करो तो जलोगे तो है ही है। कहा जाता कि यहीं से दोनों लोग सीख ले लिए और चल पड़े दोबारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तरफ। तो बताते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे पश्चिमी हिंदुस्तान में, यहाँ पे पश्चिमी हिंदुस्तान के पास में, पश्चिमी हिंदुस्तान में सेल्यूकस करके एक राजा थे जो कहा जाता है कि पहले सिकंदर के सेनापति थे। सिकंदर के सेनापति थे, यहाँ पे राज कर रहे थे। अब चाणक्य ने पहले इसे जीतने के लिए सोचा और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया कि इसे वो पहले विजय प्राप्त कर लें, जिससे हमारे पास एक स्थायी राज्य हो जाए और कुछ सेना हमारे पास हो जाए, तो इनको जीत लेते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, फिर इसके आगे की कहानी पे हम लोग चलेंगे। प्रमुख स्रोत में चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देखिए नाम तो ये अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें जो कहानियां हैं वो राजनैतिक हैं और प्रशासनिक। यानी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किस पे लिखी गई है? तो राजनीति पे लिखी गई है और प्रशासन पे लिखी गई है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र, राजनीतिक और प्रशासन पे लिखी गई पुस्तक थी। इसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलता है। मेगास्थनीज के इंडिका में और अन्य यूनानी विवरण में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य के स्रोत के बारे में वर्णन कीजिए, तो ये पूरे पॉइंट आप अगर ऐसे एज इट इज लिख देंगे और थोड़ा सा अर्थशास्त्र की व्याख्या कर देंगे तो 150 शब्द में अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे। और अलग अलग से रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन का है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। ऐसे ही विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, तो यहाँ प्रश्न आ सकता है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है। और ढंडीराज ये एक व्यक्ति हैं, इन्होंने मुद्रा राक्षस पे एक टीका लिखा है। तो ये बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो इसको कर पाना मुश्किल होगा जो लोग नहीं पढ़ेंगे। तो मुद्रा राक्षस पे टीका किसने लिखा है? तो ढंडीराज ने लिखा है। और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय
जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में जानकारी मौर्य साम्राज्य का मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में जानकारी मिलता है। अशोक के अभिलेख से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। क्षेमेंद्र के बृहद कथा मंजरी, अब इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि बृहद कथा मंजरी किसका, इसके लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र के द्वारा बृहद कथा मंजरी लिखा गया था, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। और अगला है सोमदेव कृत कथा सरित सागर, यानी कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। अर्थशास्त्र, जो स्रोत था उसमें से अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। इसे लिखा है कौटिल्य ने। कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य, यानी चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति हैं। अब जो अर्थशास्त्र लिखा गया है, ये अर्थशास्त्र 15 भाग में है। 15 भाग को कई जगह पे अधिकरण पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में लिखा है, तो अधिकरण का मतलब ही भाग होता है। और 180 प्रकरण मतलब उपभाग, 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक। अर्थशास्त्र में लिखा है। अर्थशास्त्र में प्रशासन के बारे में बताया गया है। गुप्तचर के बारे में बताया गया है। गुप्तचर को इसमें गूढ़ पुरुष कहा गया है। गूढ़ पुरुष कहा गया है गुप्तचर को। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने 1909 में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को प्रकाशित करवाया। इसके पहले सोचिए पुस्तक प्रकाशित भी नहीं हुआ था, ऐसे ही हमारे स्रोतों में रखा हुआ है, लिखा हुआ है। ताम्रपत्र में लिखा जाता था पहले। डॉक्टर श्याम शास्त्री इन्होंने 1909 में अर्थशास्त्र को प्रकाशित करवाया। अर्थशास्त्र में ही कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य एक शरीर की भांति है। राज्य एक शरीर की भांति है। एक शरीर की भांति है। अब ये राज्य समझ लीजिए, राज्य थोड़ा बड़ा डरावना तो होता ही है। राजा को बताया कि राजा राज्य के सिर की तरह होता है। राज्य के सिर की तरह होता है क्योंकि सब कुछ होता है। और अमात्य को बताया कि अमात्य जो होता है, अमात्य का मतलब होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद यानी पदाधिकारी। उच्च पदाधिकारी कह सकते हैं, जो शासन चलाने में भागीदार करते हैं। कहा गया अमात्य को बताया कि जो अमात्य हैं वो राज्य के आंखें हैं। आंखें मूवी नहीं, आंखें, राज्य की आंखें हैं। राज्य क्षेत्र को बताया कि राज्य के जांघ, राज्य क्षेत्र
भूमि वो राज्य के जांघ की भांति हैं। दुर्ग और किले को बताया, दुर्ग या किला बताया कि राज्य की बाह हैं, राज्य की बाहें हैं। और राज्य क्षेत्र जंघाएं हैं। और कोश को बताया मुख, राज्य का कोश जो होता है वो राज्य का मुख होता है। अगर पैसा नहीं होगा तो राज्य नहीं चलेगा। सेना को बताया राज्य का मस्तिष्क, सेना को बताया यहां पे होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी राज्य का मस्तिष्क क्या है? सेना। और मित्र को बताया, एक चीज छूट गया था, कान। जो मित्र है वो राज्य का कान होता है। मित्र कान होता है किसका? राज्य का, राज्य का कान होता है। अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो सप्तांग सिद्धांत है ये याद करना बहुत कठिन होता है कि किसको क्या कहा गया। तो पहले तो क्रम याद रखिए कि राजा सिर होता है। सिर कौन होता है? राजा। किसका? राज्य का। उसके बाद में नंबर 2 पे होते हैं अमात्य, मंत्री परिषद यानी अधिकारी। ये क्या होते हैं? आंखें होते हैं। किसके? राज्य के। दुर्ग या राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र नंबर 3 पे आता है, भूमि। और ये जांघ होता है, राज्य का जांघ होता है। नंबर 4 पे दुर्ग या किला होता है, दुर्ग या किला, तो वो होता है बाहें। लोग कहते हैं ना कि बाहों में दम हो तो दिखाओ, तो किला बंद कर लो, बाहों में दम दिखाओ, तो ये बाहें होती हैं राज्य के। उसके बाद कोश की बात आता है, कोश मुख, जो मुख है ये कोश है, राज्य का कोश मुख होता है। और जो सेना है ये राज्य के मस्तिष्क होते हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सेना को राज्य का मस्तिष्क बताया है। और मित्र कहा गया है कि बेहतर मित्र अगर आपके पास है तो आप राज्य सुचारू रूप से चला लोगे, क्योंकि मित्र जो होता है वो राज्य का कान होता है। तो ये सप्तांग जो सिद्धांत हैं कौटिल्य ने जो बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने शूद्रों को खेती करने के लिए कहा है, पशुपालन भी कर सकते हैं, सेना में भी जा सकते हैं। यानी शूद्रों को खेती करना, पशुपालन करना, सेना में जाना कौटिल्य ने अलाउ किया है। और दासों में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। 9 प्रकार के दासों का वर्णन कौटिल्य ने किया है अपने अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है कि राजा को 2 रात्रि एक कमरे में लगातार नहीं सोना चाहिए, लगातार नहीं सोना चाहिए, यानी कि कमरा बदलते रहना चाहिए। उनको किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने मित्र पे भी नहीं, उसे भी चौकन्ना रहना चाहिए। अर्थशास्त्र में यह भी बताया गया है कि राजा को पारुष मतलब भोजन किसी दूसरे को पहले चखा के खाना चाहिए, मतलब उसको पहले भोजन
खिला देना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए कुछ समय पश्चात, जिससे कि अगर भोजन में कुछ मिला हो तो सामने वाला मर जाए तो तुम बच जाओ। यानी राजा को हर प्रकार से चौकन्ना रहना चाहिए। तो अर्थशास्त्र के बारे में, दासियों के बारे में, गणिका के बारे में, शूद्र के बारे में, शिल्पी के बारे में, यानी कि पूरे राजतंत्र के बारे में अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया है। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।